नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी की कूटनीति की बड़ी जीत, ईरान तनाव के बीच एलपीजी से भरा जहाज पहुंचा मुंबई। 6 देशों ने भारत से मांगी मदद। ईरान का अमेरिका को झटका, 2 यूएस फाइटर प्लेन को मार गिराया। पायलटों में एक सुरक्षित, दूसरा लापता, बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान सरकार में हाहाकार, लोगों ने किया हंगामा तो घटाई पेट्रोल की कीमत। ईरान ने पाक को बताया धोखेबाज। एनआईए और चुनाव आयोग के एक्शन से घबराई ममता, मालदा में बीजेपी पर बोला हमला तो मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता पर हुआ हमला। राहुल गांधी का केरल में दौरा, वामपंथियों पर लगाया ऐसा आरोप, दिल्ली में टूट गया इंडी गठबंधन। सबसे पहले बात मोदी की डिप्लोमेसी की। ईरान वार से जहां दुनिया परेशान है, वहीं भारत के लिए कई अच्छी खबर आई है। हॉर्मूज के बंद होने के बावजूद ग्रीन सामरी जहाज मुंबई आ रही है और इसमें 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों ने मदद मांगी है। उधर फ्रांस के मैक्रो ने भी मोदी से गुहार लगाई है। चीन और अमेरिका को छोड़ हॉर्मूज को खोलने के लिए भारत से मदद मांगी है। जहां एक तरफ से जंग में दुनिया परेशान है, वहां मोदी जी से लोग मदद मांग रहे हैं। देखिए, यही तो भारत की साख है। प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेसी की एक नई विधा गढ़ रहे हैं। सारे लोग परेशान हैं, अमेरिका एक तरफ है, दूसरी तरफ चीन है, सब बाकी देश फंसा हुआ है उसी में, किधर जाए किधर बोले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उन्होंने भाषण दिया, आप देखिए विजन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 3 बातें कही कि मेरा पहला, मतलब सरकार का पहला दायित्व है कि जो एनर्जी क्राइसिस होने वाला है उसको नहीं होने देना है। वो नहीं हो रहा। दूसरी चीज, जो 1 करोड़ के आसपास हिंदुस्तानी ये खाड़ी देशों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको सुरक्षित बहुत सारे लोगों को लाया जा रहा है और लगातार वहां फंसे हिंदुस्तानियों के साथ बातचीत हो रही है। सरकार जो वहां पे है खाड़ी देशों की, उससे रास्ता है। और तीसरी चीज कि वो पीसफुल निगोशिएशंस के जरिए मामले को सुलटाने में मददगार हो सकते हैं और वैसा चाहते हैं। और हॉर्मोज वो सबके लिए खुला हुआ हो। अभी सबके लिए तो खुला हुआ नहीं है, लेकिन भारत के लिए खुला हुआ है। वो आ रहा है एक एक करके, जितनी हमारी नीड है उसके जरिए। और सबसे बड़ी चीज, हम रूस से भी ऑयल ले रहे हैं, अब ईरान से भी ऑयल आने वाला है। तो ये कई सारी चीजें हैं। और बाकी आसपास के देश, अभी ये बांग्लादेश किस तरीके से बवाल काट रहा था, एंटी इंडिया स्टांस लिया हुआ था, अब भारत से मदद मांग रहा है कि भाई अब हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, हमारी मदद कीजिए। मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान, ये सारे लोग। तो ये होता है कि अगर आपके पास ऐसी लीडरशिप है जो क्लियर है, जो क्लैरिटी उन्होंने दी और उसी को फोकस करके प्रधानमंत्री और देश की सरकार काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि मैक्रो ने आज एक बड़ा बयान दिया। नाटो के चीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, वहां कुछ हंगामा होगा, लेकिन इधर मैक्रो ने कहा कि दुनिया के रिस्पॉन्सिबल देशों को ये अमेरिका और चीन के बाइनरी से अलग हटकर हमें डिप्लोमेसी एकजुट आकर दुनिया की समस्याओं को निपटाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला नाम किसका लिया? प्रधानमंत्री मोदी का। ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, जापान का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया। तो ये आप देखिए कि इस क्राइसिस में भारत ना कुछ करते हुए भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। जी, ईरान वार में आज अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने 2 यूएस फाइटर प्लेन को मार गिराया है। इसके बाद 2 पायलट्स को बंधक बना लिया है, लेकिन अमेरिका ने दावा किया है एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा पायलट लापता है। इतना ही नहीं, हॉर्मोज स्ट्रेट के पास A-10 वॉर्थॉग अटैक प्लेन को भी ईरान ने मार गिराया है।
पायलट ने इजेक्ट किया और सुरक्षित बच गया। नुकसान पहुंचते ही अमेरिका ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अब बातचीत नहीं होगी। इस वार में सर अमेरिका लगातार पीट रहा है। हिडन हाथ कौन है ईरान? देखिए, मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि आप ईरान को डरा के धमका के किसी तरीके से निगोशिएटिंग टेबल पे आप बिठा लेंगे। अब तक 22 प्लेन, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा शौक था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब युद्ध चल रहा था कि 5-6 गिर गए, इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन आपके 22 गिर गए। और सबसे बड़ा सवाल जो है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं कि आपने तो कह दिया था कि हमारा पूरा का पूरा एयर स्पेस के ऊपर हमारा कब्जा है, ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन आप F-35, F-15 इतने जिसको कह सकते कि अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स को कोई मार ले जा रहा है, तो ये तो चीन और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई चिड़िया मारने की चीज़ नहीं है कि गोली मार करके आप किसी फाइटर जेट को ख़त्म कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है। और आप निशाना साध रहे हो तो इसका मतलब है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान को कोई मुहैया करा रहा है। यही ट्रिक है, इसको ही समझना है कि अब आपके अल्ट्रा मॉडर्न 5th जनरेशन 6th जनरेशन प्लेन नीचे गिर रहे हैं, पायलट को बंधक बना लिया जा रहा है, तो अब तो नेगोशिएशन का की सारी जो उसको कह सकते कि चांसेस, पॉसिबिलिटी वो खत्म। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या बताएंगे अपनी देश की जनता को कि हम हार गए। ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल रसातल में चली गई है। आज तक इतिहास में किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट का इतना लो पॉपुलैरिटी रेट नहीं था, इससे ज्यादा कोई नहीं गया। निक्सन ने जब इस्तीफा दिया था उस समय भी जो उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग थी ये डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा थी, 10%। तो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बौखलाए हुए हैं, और जब आदमी बौखलाता है तो क्या करता है, ताबड़तोड़ हमला। अब तक जितने भी दिन गुजरे हैं, आज ईरान के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ जो इनके ऑयल डिपोज हैं वहां निशाना बनाया गया। मतलब ये युद्ध और विकराल रूप लेता चला जा रहा है। जी, इस जंग में ईरान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं पीट रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी गजब धो रहा है। पाकिस्तान में रातों रात हड़कंप मच गया। कल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर पेट्रोल 485 रुपया प्रति लीटर कर दिया और डीजल 522 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया। लेकिन रात में जनता सड़कों पर आ गई, जिसके बाद शरीफ टीवी पर आए और पेट्रोल के दाम 80 रुपए घटाकर 378 रुपए कर दिए। लेकिन डीजल जस का तस 520 रुपया पर छोड़ दिया। साथ ही अपने कैबिनेट की सैलरी 6 महीने के लिए रोक दिया है। इसकी नीति, इसके फैसले को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, महामूर्ख लोग हैं ये पाकिस्तानी। लोग सड़कों पे आए तो पेट्रोल की कीमत 80 रुपए कम कर दी। अभी पेट्रोल की कीमत कम कर देने से क्या होगा? पाकिस्तान दुनिया का शायद इस तरह का अकेला मुल्क है जहां डीजल की कीमत जो है वो ज्यादा, पेट्रोल की कीमत कम। डीजल अभी भी 520 रुपए प्रति लीटर। तो डीजल का इस्तेमाल ट्रक्स में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, जनरेटर्स में लोग इस्तेमाल करते हैं। डीजल के दाम बढ़ने से सीधे सीधे महंगाई बढ़ती है, इसका सीधा रिश्ता है। लेकिन ये जो फैसला है ये आनन फानन किस लिए किया गया? क्योंकि लोग, युवा, मोटरसाइकिल में लोगों को दिक्कत हो रही थी, कार्स में दिक्कत हो रही थी कि लोग प्रोटेस्ट ना करें। लोग बोले ठीक है भाई, अब चलो, अब डीजल का तो डायरेक्टली इनको देना नहीं होता। आम जनता तो पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल, कार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से, और सरकार बड़ी सीरियस है, इसलिए आपने फिर वही केजरीवाल टाइप का जो है नौटंकी आपने किया कि जो कैबिनेट के जो तमाम लोग हैं उनको 6 महीने तक की सैलरी जो है आपने छोड़ दी।
भाई इतने चोर उचक्के बैठे हुए हैं उसके कैबिनेट में, 6 महीने वो सैलरी नहीं लेंगे, वो सैलरी के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या हुआ? एक से एक महाचोर पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए, उनको सैलरी मिले ना मिले उससे वैसे भी खरबपति अरबपति है सब। तो ये फैसला लिया गया। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई। खबर ये आ गई, ये जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तानी, तो अब कंफर्म हो गया, अमेरिका ने कह दिया कि जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था वो डेड एंड पे आ गया है। मतलब आगे अब कोई बातचीत इस्लामाबाद और उसके जरिए नहीं हो रहा। ईरान ने बताया कि हम पाकिस्तान पे भरोसा, ये धोखेबाज है, ये मुनीर कभी भी धोखा दे सकता था। यहां तक ईरान मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि किसी भी प्रतिनिधि को पाकिस्तान इसलिए नहीं भेजा गया कि हो सकता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को वहां भेजें और मुनीर उसको गिरफ्तार कर ले। इस तरह का मिसट्रस्ट है, और जब इस तरह का मिसट्रस्ट है तो आप ये समझिए आने वाले दिनों में ईरान का कुछ मिसाइल वो पाकिस्तान की तरफ जा सकता है, इसमें कोई सको सुबह की बात नहीं है। जी। तब बात बंगाल चुनाव की। ममता बनर्जी आज मालदा पहुंची, जहां ताबड़तोड़ एनआईए का एक्शन चल रहा है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी उल्टी बात कर रही हैं। रैली में उन्होंने अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोटा भाई तैयार रहें, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, 2026 में बीजेपी सरकार गिरेगी। बीजेपी पर आरोप लगाए कि अफसरों को ट्रांसफर कर बंगाल को टारगेट किया, राष्ट्रपति शासन की साजिश रची, मुसलमानों के वोट कैंसिल कराए। बंगाल से एक और शर्मनाक खबर आई है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पर टीएमसी गुंडों ने हमला बोल दिया, कैंपेन रोका, बदतमीजी की। बंगाल में सर ममता बनर्जी एक तरफ से वोट की अपील करती हैं, दूसरी तरफ नेताओं को पिटवाती हैं, जजों को पिटवाती हैं। देखिए यही होता रहेगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि देश चलाने वाले लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, आप भुगतिए। वहां मालदा पहुंच गई, मालदा उनको अवॉइड करना चाहिए था। आप मालदा जाकर के फिर से आप लोगों को इंस्टिगेट कर रही हैं। ये मालदा का इंसिडेंट, ये एनआईए को जांच करना चाहिए कि जब ममता बनर्जी स्वयं स्टेज पे आकर के कह रही है कि भाई इलेक्शन एसआईआर कराने वाले इलेक्शन अधिकारी आए तो घर के अंदर जो भी सामान मिले लेकर के दौड़ जाओ, है ना। अब आप इंस्टिगेट करोगे तो जनता तो यही करेगी जो हुआ। अब जजेस को अगवा किया गया, वो तो मरते मरते बचे हैं, ये बात कोई कह नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से उनकी गाड़ियों पे पत्थरबाजी हुई है, शीशा फोड़ते हुए कोई पत्थर किसी जज के सिर पर लग गया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ममता बनर्जी आज फिर पहुंची, फिर वही बात। अब नई बात आज उन्होंने कह दी कि 2026 में केंद्र की सरकार गिरा देंगे। भाई पहले अपना तो संभाल लो, या फिर आपने ये मान लिया कि ये इलेक्शन तो खत्म, अब हम यहाँ से छुटकारा मिल रहा है तो फिर दिल्ली जाकर के राजनीति करेंगे और मोदी सरकार को गिराएंगे, यही कहने का मतलब है। अब आपने शुरुआत कर दी, मोटा भाई मोटा भाई, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरीके की भाषा है। अब कोई पलट के कोई बोलेगा तो फिर उसके बाद फिर आप कहेंगे कि भाई देखो महिलाओं के ऊपर इस तरह का बयान दिया जा रहा है। खैर ये तो चलता रहेगा। एनआईए की जांच से प्रॉब्लम है। अब वो कह रही है कि गलत लोगों को उठाया जा रहा है। अच्छा, आप जज भी हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी आप ही कर रही हैं। भाई जो काम एनआईए का है एनआईए को करने दीजिए। उनको पता होगा कि किसकी तस्वीरें आ रही है, सीसीटीवी फुटेज में कौन है। आप कह रही हो कि गलत लोगों को उठाया जा रहा है। क्यों? मुसलमानों को उठाया जा रहा है तो दिक्कत हो रही है। भीड़ में तो हिंदू कोई नजर नहीं आ रहा था। जिन लोगों ने अगवा किया, जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने मालदा में हंगामा किया, उसमें हिंदू चेहरे तो नजर आए नहीं। तो आपका अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो भी एक्सपोज हो रहा है। तो मालदा में तो मुसलमान जो है 50% से ज्यादा है। एक और जगह है मुर्शिदाबाद, जहां से बाकायदा वो बिलोंग करते हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको पिटवा दिया आज, कैंपेन रोक दिया, धक्का मुक्की, गुंडे आ गए। मतलब इलेक्शन कमीशन को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या बंगाल के अंदर सिर्फ ममता बनर्जी कैंपेन कर सकती है। ये क्यों हो रहा है? पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तो योगी आदित्यनाथ
वो पुरुलिया में उनका कार्यक्रम था। ममता बनर्जी ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने का परमिशन तक नहीं दिया। उनको बोकारो में परमिशन लेना पड़ा। बोकारो में उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को उतारा और फिर कार से वो पुरुलिया गए। सारा देश, सारा सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुंह ताकता रह गया था। तो आप ममता बनर्जी ये काम कर पा रही है क्योंकि आप लोगों ने आंख बंद कर रखी है। तो ये तो अभी अधीर रंजन चौधरी पीटे हैं, उनको रोका गया है। लोगों की मेमोरी बड़ा शॉर्ट है। एक विदेश राज्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, पिछली बार मोदी सरकार के केंद्र के विदेश राज्य मंत्री, वो कैंपेन के लिए गए, जान बचते बचते उनकी आई। उनके कार को 200 लोग खदेड़ खदेड़ के पत्थर मारते मारते भगा दिया। आपने कुछ नहीं किया। आप ये जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा डायमंड हार्बर जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई, आपने कुछ नहीं किया। तो ममता बनर्जी को तो शय देने का काम, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम ये देश चलाने वाली एजेंसियां ही कर रही है, सरकार ही कर रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? तो अभी आप देखते जाइए बंगाल में और भी क्या क्या लीला होने वाला है। जी, तो आज चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी केरल पहुंचे। अलापुझा में उन्होंने वामपंथियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एलडीएफ में लेफ्ट जैसा कुछ भी नहीं बचा है। कोई छुपा हुआ हाथ एलडीएफ को चला रहा है। वह छुपा हुआ हाथ सांप्रदायिक है और देश में नफरत फैलाता है। साथ ही उन्होंने एलडीएफ की सरकार को अंबानी अडानी की सरकार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा, आरएसएस और वाम मोर्चे के बीच संबंध स्पष्ट है और एलडीएफ अब वामपंथी नहीं रहा। राहुल के बयान से दिल्ली में बवाल मचा है। इंडी गठबंधन से जुड़ी पार्टियों ने राहुल के बयानों की घोर निंदा की है। सर, कैसे देखते हैं आप इनकी बयानबाजी? राहुल गांधी प्रचार करने जा रहे हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। आपने वामपंथियों को कह दिया कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। ये केजरीवाल का भूत आज घुस गया उनमें। वामपंथी वो आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं। इस तरह की बात कोई बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल नोविस कोई होगा, नौसिखिया होगा, वही कह सकता है। आपने क्या थ्योरी दी कि भाई जांच क्यों नहीं हुआ, तो सीएम को ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा, उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अरे बाबा, यही सारी चीजें जो आपने वामपंथी मुख्यमंत्री के लिए कर दिया, पलट के अगर आपसे ही बोल दिया जाए भाई आपको भी तो गिरफ्तार नहीं किया गया, घोटाला करके बैठे हुए हैं, आपके जीजा जी को भी तो गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई बंदी नहीं, कोई छापेमारी तो नहीं की गई आपके घर पे या आपकी माता जी के घर पे या आपके जीजा जी के घर पे। जो आप आरोप लगा रहे हो बस ठीक उल्टा, और ये ना कि हुआ है तो अब ये कहा जाए कि राहुल गांधी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो मिले हुए हैं। कुछ वैचारिक चीजें जो है। अब दिक्कत क्या है, राहुल गांधी अपने आप को वामपंथियों से ज्यादा बड़ा वामपंथी समझने लग गए, इसलिए उनको वामपंथी जो है वामपंथी नजर नहीं आ रहे हैं। बेसिक चीज ये है कि उनको लगता है कि वही वामपंथ के जो है अब एकमात्र जो है सितारे बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के राजनीति आसमान में, बाकी सारे जो है वामपंथी वो खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें, और आपने अडानी अंबानी की सरकार बता दी। अच्छा, अडानी अंबानी की सरकार है, वहाँ वामपंथियों की सरकार केरल के अंदर। तो आप ये बता दीजिए, राजस्थान में आपकी सरकार थी तो बाकायदा अंबानी अडानी के साथ मिलकर के आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार, तो वो किसकी सरकार थी? आपकी अभी सरकार, आप हार गए वहाँ, आप हार गए छत्तीसगढ़ में जब सरकार आपकी थी तब अडानी के साथ क्या डील हो रहा था, तो आपकी भी सरकार अडानी की। ये बेकार की बातें हैं, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। राहुल गांधी इज अ बैड कैंपेनर, और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री भी थे वहाँ आज, वो तो खुश मना रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि राहुल गांधी जितना वो प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, उतना चांसेस
वो बेहतर होता जाएगा। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।